अस्सलाम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट ये हमारा लेक्चर नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है हार्ड ड्राइव एसएसडी ड्राइव्स के रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे, ठीक है, और कुछ कंपैरिजंस भी हमने देखे थे। आज के इसमें हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और अदर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज़ अ सेपरेट फ्री स्टैंडिंग स्टोरेज केबल टू अ यूएसबी पोर्ट और अदर पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। इसका मतलब ये है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक अलग से बेसिकली स्टोरेज डिवाइस होती है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस से जो है ना केबल के जरिए मतलब कि जो है वो कनेक्ट होती है, ठीक है। मतलब एक पोर्टेबल समझ लो कि हार्ड ड्राइव्स होती है, जैसे आप जिससे समझ लो कि आसानी से जो है ना आप डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जो है वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिकली होती है ये समझ लो कि ये ज़्यादा स्टोरेज स्पेस जो होती है वो प्रोवाइड करती है, और स्पेशली जब आपको अपनी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स पिक्चर्स हो गई या फिर आपकी वीडियोस हो गई या कोई बैकअप आपने रखना है किसी चीज़ का, तो ये बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे मुझसे एग्जांपल पूछोगे तो मैं बता देता हूँ इसकी एग्जांपल क्या है। देखो, अगर आपके कंप्यूटर की जो है ना इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत फुल हो गई है, ठीक है, इंटरनल जो कंप्यूटर में लगी हुई है वो फुल हो गई है, तो आपको क्या है, ठीक है, आपको और डाटा को स्टोर करना है, आपको सबसे ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर करना है, तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो ले सकते हैं मार्केट से। तो आप उसे क्या करेंगे, उसको यूएसबी केबल के जरिए जो है ना अपने कंप्यूटर से जो है वो कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें अपनी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट फाइल्स कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास है रेट, मतलब कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटीग्रेटेड हार्ड डिस्क और एसएसडीज। मतलब ये क्या होता है, रेट एक तरीके से समझ लो कि एक टेक्निक है जो मल्टीपल हार्ड डिस्क या एसएसडीज को जो है ना कंबाइन करके एक तरीके से एक सिंगल स्टोरेज यूनिट जो है ना वो बनाती है, ठीक है। इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि डाटा रेजिडेंसी, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी, ठीक है, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है। रेट में बेसिकली जो है ना मतलब आप समझ लो कि कई तरह के जो है ना लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक मुझे जितना याद आता है, एक होता है आपके पास एक रेट ज़ीरो होता है, एक रेट वन होता है, ठीक है, और रेट फाइव इस तरीके से होता है, रेट फाइव भी होता है ईटीसी इस तरीके से, ठीक है। देखो ये लेवल्स हैं सारे। अब हर लेवल का ना अपना एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स होता है, ठीक है। अब रेट की जो सेटअप्स में क्या होता है कि डिस्को ना एक साथ एक सिस्टम्स में इंटीग्रेट कराते हैं, जिससे मतलब आपका डाटा जो लूज हो रहा हो या पे उसका रिस्क जो होता है ना वो एक कम हो जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर आपके पास जो है ना चार हार्ड डिस्क है और आपको उनको रेट वन मोड में जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, तो आपका डाटा जो होगा वो ऑटोमेटिकली एक डिस्क पे जो है वो सेव होता है, और दूसरी डिस्क पे भी जो है एग्जैक्ट जो है ना वो कॉपीज जो होती हैं वो बन जाती हैं। इस तरह अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो आपका डाटा जो है ना जो लूज का कोई इशू वहां पर नहीं होता, ठीक है। आपके पास जो है ना चार हार्ड डिस्क हैं, चार हार्ड डिस्क में आपने रेड उसकी कॉन्फ़िगर करवाया तो जो कॉपी हुई ना वो फाइल चारों उसमें जो है आपके पास कॉपीज भी चली जाएंगी। एक बेसिकली रेड वन में वो कॉन्फ़िगर हो गया बट चारों उसमें कॉपीज भी चली जाएंगी। अब कॉपी में क्या होगा कि जो कॉपीज उसमें चली जाएंगी ना, अगर एक फेल हो जाती है हार्ड डिस्क तो आपका डाटा लूज नहीं होगा। सही, आई होप कि यार आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। अगर तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है, तो यार तुम लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ इस वीडियोस को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी रिसर्च करके इतनी मेहनत से जो है वीडियोस लेक्चर्स बना रहा होता हूँ, ठीक है, विदाउट एनी सिंगल रुपीज़ विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट, कि आप लोगों की जो है हेल्प हो सके अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। बस आप लोगों से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो कि मुझे और ज़्यादा मैं तुम लोगों के लिए अलग अलग नई नई रिसर्चेज लेकर आऊँ और तुम लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो। अच्छा जी, अब मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड इज अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट यू इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इन अ कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस एंड कार्ड रीडर्स, राइट, ठीक है। अच्छा, मेमोरी कार्ड सबको पता है क्या होता है कि मेमोरी कार्ड एक छोटी सी रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस समझ लो वो होती है, जो आप मतलब किसी भी डिवाइस के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, और इसका मेन काम ये होता है कि आप अपना टेम्पररी डाटा स्टोरेज का एक तरीके से समझ लो कि होता है, और ये ईजिली रिमूवेबल भी होती है, ठीक है। और मेमोरी कार्ड्स की जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ जो होती हैं वो मार्केट्स में अलग अलग आपको मिल रही होती हैं, जैसे कि 8 GB 16 GB का भी मिल रहा होता है, 32 का भी मिल रहा होता है, 64 का भी मिलता है। बट आजकल के टाइम पे मोबाइल फोन्स के अंदर तो स्लॉट्स गिवन होती हैं मेमोरी कार्ड्स के, बट जिनका बहुत हैवी यूज़ होता है वो लगाते हैं आज के टाइम पे मेमोरी कार्ड। जस्ट काइंड ऑफ अ थिंग कि बहुत ही कम लोग, कैमराज में लग रहा होता है, ठीक है, कैमरा के स्टोर में, बाकी मोबाइल्स के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है कि लोग लगा रहे होते हैं मेमोरी कार्ड्स, क्योंकि आजकल के मोबाइल ज़्यादातर 1 to 8 GB की तकरीबन जो है आपके पास वो हो रही होती है, ठीक है। मैम तकरीबन उसके अंदर मेमोरीज की नीड ही नहीं होती, 256 होता है, 1 to 8 होता है, ठीक है। तो यही फुल नहीं हो पाता है तो फिर आपको मेमोरी कार्ड की नीड क्या होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास ये सारे पोर्टेबल फ्लैश में स्टोरेज है, ठीक है, ये सारे आपके पास ये देखो मेमोरी कार्ड कहाँ कहाँ पे आपके कार्ड रीडर्स हैं, ये आपके पास लैपटॉप के अंदर, इस जैसे कि आप पिक्चर्स खींचते हो कैमरे से तो ये आप इसके अंदर कार्ड लगा के वो कैसे टैबलेट्स में लगा सकते हो कार्ड्स, प्रिंटर के अंदर भी कार्ड लग रहा होता है, ठीक है, और स्मार्टफोन्स में तो यार ये एक पिक्चर्स के तौर पर मैंने यहाँ पे। अब एस डी कार्ड्स वर्क कैसे करता है, ये मैं थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इट तो यू कैन जस्ट रीड इट कि यार किस तरह से एस डी कार्ड हमारा वर्क करता है।
ठीक है। अच्छा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स क्या होती हैं? प्लग इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। देखो, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक मतलब छोटी सी एक तरीके से डिवाइस होती है जो यूएसबी पोर्ट के जरिए कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइसेस से क्या कर रही होती है, कनेक्ट होती है। ये भी एक तरीके से पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है और इसको हम डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूएसबी ड्राइव्स की स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है काफ़ी मतलब समझ लो कि अच्छी होती है, और ये इजी टू कैरी ऑन होता है। आपके पास छोटी सी मतलब यार जो यूएसबी तुम लोगों के पास होती है, ठीक है, तो इजी टू कैरी होता है, लेके जाते हो तुम लोग और अपने लैपटॉप जैसे में कनेक्ट करते हो और अपनी फाइल्स को ट्रांसफर शेयर ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है। अब इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। अभी भी समझ में यूएसबी, देखो चलो वैसे तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यूएसबी फ्लैश ड्राइव का, बट उसकी एग्जांपल भी मेरे दिमाग में भी आ गई फौरन, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर देखो फॉर एग्जांपल आपने ना एक कॉलेज के प्रोजेक्ट को मतलब किसी दूसरे कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफर करना है, कोई मसला आ गया, कुछ भी आ गया, दूसरे कंप्यूटर में करना है आपने ट्रांसफर, अपने कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है। तो आप क्या करोगे, आप एक यूएसबी बेसिकली फ्लैश ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट उसमें कॉपी करोगे और दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करके उसमें यूएसबी में डाल दोगे, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर वो दूसरे इसमें आपने जिस कंप्यूटर में करना है यूज़, ठीक है, उस कंप्यूटर में वहाँ पर अपनी यूएसबी फ्लैश ड्राइव को लगाकर वहाँ पर ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई हर एक जो स्टोरेज डिवाइस होती है ना उसका एक अपना रोल होता है, अपना एक यूज़ केस होता है, ठीक है। आप मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि हमने अब यूएसबी उसके ऊपर फ्लैश ड्राइव पे पढ़े थे, क्लाउड स्टोरेज पे आ जाते हैं। इज एन इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज टू कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस यूजर्स। मतलब कि क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा इंटरनेट सर्विस है जो यूजर्स को अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पे डाटा स्टोर करने के ऑप्शंस देती है। मतलब ये है कि भाई आप अपने डाटा को फिजिकल डिवाइसेस पे स्टोर करने के बजाय ऑनलाइन सर्वर्स पे जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब इस क्लाउड स्टोरेज का तुम लोग सोच रहे होगे कि सर फायदा क्या है इसका क्लाउड स्टोरेज का, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का ये फायदा है कि आप अपने डाटा को कहीं से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो। अब इसमें एग्जांपल्स में क्या तुम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, बट फिर भी चलो दे देता हूँ। अच्छा जी, देखो यार, अगर आपके पास ना एक स्मार्टफोन है, ठीक है, और आप अपनी पिक्चर्स या अपनी वीडियोस को सिक्योर रखना चाहते हो एक प्रॉपर उसमें, तो आप क्या करते हो, तो क्लाउड स्टोरेज जो है ना उसकी मतलब कि आपके पास दो ऐसी ऑनलाइन आपके पास जो है आप वहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपका गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये मतलब एक क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट, मतलब आपको ये एक तरीके से फिर ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लाउड स्टोरेज। और 15 GB के बाद जो है फिर आपको जो है इनके प्रीमियम पैकेजेस जो है वो बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसको बस, ठीक है। तो इस बिहाफ के ऊपर क्लाउड स्टोरेज की जरूरत कैसे है आपको, कि कोई भी आपकी पिक्चर ये सब है आपने वहाँ पे डाल दी, और इनकेस अगर आपका फ़ोन ये सब जो डैमेज भी हो जाए ना, तो आपका जो डाटा होगा वो सेफ रहेगा, ठीक है। और आप अपने दूसरे डिवाइस से जैसे नया फ़ोन ले लेते हो तो आप वहाँ पर से अपने ड्राइव पे जाकर जो अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल प्लास्टिक और लिक्विड दैट इज रिटन एंड रीड बाय अ लेजर। देखो, ऑप्टिकल डिस्क एक तरीके से राउंड फ्लैट और पोर्टेबल डिस्क होती है जो मेटल प्लास्टिक और लिक्विड से जो है वो बनी होती है। इस डिस्क पे क्या होता है कि डाटा को ना लेजर के जरिए मतलब कि लिखा और एक तरीके से जो है ना पढ़ा जाता है। देखो, ऑप्टिकल डिस्क जो होती है ना वो मतलब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी ये, आपके टाइम पे तो ऑप्टिकल डिस्क मुझे नहीं लगता कि यार यूज़ होता भी है, सीडीज बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इंटरनेट के यूज़ से ही सब चीज़ें डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर सीडी और ये सब मतलब आपको देखते थे ना, सीडी डीवीडी या ब्लू रे डिस्क के रूप में जो है ना, मतलब ये एक तरीके से आप उसको देख सक यूज़ होती थी पहले के टाइम पे। इसमें डाटा जो है ना एक समझ लो कि एक सिंगल ट्रैक में जो है ना वो स्टोर होती है, जो डिस्क के सेंटर से लेकर ना एच तक मतलब एक स्पायरल होता है, और ट्रैक को जो है ना इवनली साइज सेक्टर्स में क्या होता है वो डिवाइड किया जाता है जहाँ डाटा को स्टोर किया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ओल्ड डीवीडी है जिसमें आपका फेवरेट मूवी या फिर आपका कुछ सॉफ्टवेयर जो है स्टोर्ड है। अब आप उस डीवीडी को क्या करेंगे, डीवीडी प्लेयर से जो है ना कंप्यूटर या ऑप्टिकल ड्राइव में डालकर ना उस डाटा को रीड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल समझ लो कि ना ऑप्टिकल डिस्क का बेसिकली यूज़ कैसे होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने सीरीज ये सब के ऊपर पूरा मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा ये ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बस इन्होंने सीडी रोम बताया, सीडी रोम जो होता है वो रीड कर सकता है बट नॉट रिटर्न, ये मतलब कि रिटर्न नहीं करता। सी डी आर जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क होता है, यूजर राइट भी कर सकता है बट इरेज नहीं कर सकता। सी डी आर डब्ल्यू इरेजेबल होता है, ठीक है, मल्टी सेशन डिस्क होती है। कभी कभार ये एफ आई पीज होती है ना आप लोग की, उसमें यूज हो रहा होता है जब आप अपना एफ आई पी प्रोजेक्ट दे रहे होते हो तो वो आपसे ना इस डिस्क में ही मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सी डी रोम लें या सी डी आर लें या सी डी आर डब्ल्यू, ज़्यादातर जो है आप सी डी आर डब्ल्यू ई का यूज़ होता है कि आप उसको इरेज भी कर सकते हो अगर है, वरना बहुत सारे लोग ये वाली भी ले रहे होते हैं सी डी आर करके, उनको पता होता है कि हमारा सब कुछ परफेक्ट है, हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, चेंजिंग करनी नहीं है। तो वो बेसिकली ईजिली जो है ना इस चीज़ को मतलब ये इरेज नहीं होती है, ये आप एक दफ़ा डाल दोगे बस आपका काम बस परफेक्ट वहीं पे रहेगा। अच्छा जी, अब डीवीडी रोम में भी यही है, ठीक है। ये आपके पास डीवीडी रोम है, सही है। मतलब ये रीड होता है बट आप इसको राइट नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ रीड करेगा, ठीक है, ना इरेज कर। सी डी आर और ये सारे में इसमें मतलब आप ये एक तरीके से राइट तो कर सकते हो बट इरेज नहीं कर सकते, और सी डी आर डब्ल्यू के अंदर आप
आप राइट भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब है इंटरप्राइज स्टोरेज। इंटरप्राइज हार्डवेयर अलाउ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज एंड स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिवाइस इंटेंडेड फॉर हैवी यूज, ठीक है। देखो एंटरप्राइज हार्डवेयर बेसिकली एक तरीके से क्या है कि यार ये वो डिवाइस होती है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो होते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर रही होती है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को मैनेज और स्टोर करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। अब ये डिवाइस हैवी यूज़ के लिए जो है ना एक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और इनकी एफिशिएंसी और एक तरीके से अवेलेबिलिटी जो है ना वो एकदम मैक्सिमम होती है। इंटरप्राइज हार्डवेयर का समझ लो कि पर्पज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि लार्ज स्केल जो डाटाज होते हैं ना उनको स्टोर ये बेसिकली कर सके, जहाँ पे सिक्योरिटी या फिर रिलायबिलिटी जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। और ये डिवाइस एक तरीके से समझ लो लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए जो है ना और रिट्रीवल के लिए बेसिकली बहुत आइडियल होता है ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने कस्टमर का डाटा स्टोर करना चाहते हो आप, तो वो बेसिकली इंटरप्राइज स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करेगा वहाँ, ठीक है। जो जैसे आपके पास अब आगे आप पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में, इट्स ऑल अबाउट सैन। ये होता है हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और नैस ये भी आप पढ़ोगे। ये चीज़ क्या होती है, ये आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये बेसिकली सिस्टम मल्टीपल बेसिकली जो है ना सर्वर्स और हार्ड ड्राइव से कनेक्ट होते हैं और डाटा को मतलब एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज करते हैं, ठीक है। रेड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ये रहा रेड इज ऑल अबाउट रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मतलब ये एक तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डाटा इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन को डुप्लीकेट करती है, ताकि डाटा क्या हो, डाटा की रीडेबिलिटी जो है, डाटा की जो एक तरीके से रिलायबिलिटीज़ हैं उसको इंप्रूव कर सके। रेट का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि ये होता है कि अगर किसी डिस्क में कोई प्रॉब्लम आए या फिर डिस्क फेल हो जाए तो आपका डाटा सेफ रहे। और इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स में जो है ये अवेलेबल होता है, रेड 1 रेड 5 इस तरीके से, जो डाटा को एक या ज़्यादा डिस्क पर कॉपी करता है ताकि आपका डाटा जो है क्या हो, लूज ना हो, ठीक है। अब है आपके पास नैस, ठीक है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज इज अ सर्वर दैट इज प्लेस्ड ऑन अ नेटवर्क विद द सो पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज टू यूजर्स। मतलब नैस एक सर्वर होता है, याद रखना, जो नेटवर्क पे कनेक्ट किया जाता है और इसका प्राइमरी पर्पस स्टोरेज प्रोवाइड करना होता है। मतलब अब तुम लोग सोचोगे सर क्लाउड की जो स्टोरेज है ये कौन सी स्टोरेज है। देखो ये वो स्टोरेज है, मतलब कोई भी यूज़र कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है और वो सब नैस को एक्सेस कर सकते हैं और अपने डाटा को स्टोर या रिट्रीव कर सकते हैं। नैस बहुत कन्वीनियंट होता है और इजी टू यूज स्टोरेज सोल्यूशन होता है, जो मेनली स्मॉल या फिर आप समझ लो कि मीडियम साइज बिजनेस में पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑफिस में ना, आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और हर कंप्यूटर का अपना एक सेपरेट स्टोरेज जो है वो नहीं है, तो ऑफिस जो है ना एक नैस डिवाइस सेटअप कर सकता है, ठीक है। सभी इंप्लॉयज़ वो क्या करेंगे कि वहाँ पे अपने फाइल को ना नैस सर्वर पे स्टोर करेंगे, और जब बेसिकली ज़रूरत हो तो अपने बेसिकली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। नैस को जो है ना एक तरीके से याद रखना कि नेटवर्क पे कनेक्ट करने के बाद जो है ना इंप्लॉयज़ अपने डाटा को कभी भी और कहीं से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि भाई स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन जो होता है वो क्या है कि भाई हाई स्पीड नेटवर्क विद द सोल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज अदर अटैच सर्वर्स। मतलब ये होता है कि ये हाई स्पीड नेटवर्क है जो स्पेशली स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब इसका मेन पर्पस भी यही होता है कि ये ना सर्वर को स्टोरेज रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, ठीक है। और सैन जो होता है यूजुअली एक लार्ज स्केल एनवायरनमेंट में यूज़ होता है जहाँ पे मतलब मल्टीपल सर्वर्स को जो है ना फास्ट और रिलायबल स्टोरेज की ज़रूरत होती है। सैन जो है ना एक तरीके टिपिकल बिग डाटा सेंटर्स में एक तरीके से समझ लो कि वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे डाटा को ना क्विकली और एफिशिएंट मैनेज करना जो है वो इतने ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बहुत बड़ा जो है ना आपके पास डाटा सेंटर में कई बेसिकली सर्वर्स हैं जो डेली मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं। तो सैन को बेसिकली यूज़ करके आप क्या करेंगे, उन सर्वर्स को एक बेसिकली शेयर्ड हाई स्पीड स्टोरेज पूल प्रोवाइड किया जाता है, और इससे बेसिकली क्या होता है सर्वर्स को डाटा एक्सेस करने में टाइम कम लगता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, ठीक है। अब है यहाँ पे टेप। टेप क्या है, टेप इट्स ऑल अबाउट, टेप एक जो है ना समझ लो कि मैग्नेटिकली कोटेड प्लास्टिक रिबन्स होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और एक तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। टेप को जो है ना ट्रेडिशनल स्टोरेज मीडियम में जो है वो मतलब स्टोरेज मीडियम जो है ना माना जाता है, समझ लो। और ये काफ़ी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी ना लोग लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए जो है वो यूज़ होता है। मैग्नेटिक टेप को ज़्यादातर ना सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडियम भी जो है वो कहा जाता है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि डाटा को रीड करने के लिए जो है ना टेप को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो है ना वो आपको पढ़ना पड़ता है, और टेप काफ़ी चीप और रिलायबल होता है, सही है। जब आपको मतलब डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अगर एक कंपनी को अपना डाटा जो है 10 से 20 साल के लिए जो है स्टोर करना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो वो टेप स्टोरेज का बेसिकली यूज़ कर सकता है। उसमें मतलब कंपनी अपना बैकअप्स को जो है ना मैग्नेटिक टेप पे जो है वो स्टोर कर सकती है, जो ज़रूरत हो तो वो टेप को रिट्रीव करके जो है ना डाटा एक्सेस कर सकती है। होता है जिसमें एक ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं, और इस स्ट्रिप पे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर्ड होती है जो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के जरिए रीड की जाती है। जब आप इस कार्ड को किसी रीडर के पास लेकर जाते हैं तो रीडर उस स्ट्रिप को स्कैन करता है,
और उसमें जो आपके इस डाटा स्टोर्ड है ना, वो कंप्यूटर या सिस्टम तक जो है वो ट्रांसफर कर देता है। ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर आपको कहाँ पे दिखेगी, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेस, या कोई आपका एक्सेस कार्ड है, या आपका फिर रेलवे टिकट्स में ज़्यादातर ये यूज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ना अपना क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में डालते हो, तो मशीन क्या करती है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप के जरिए जो है ना, वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेती है और आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर लेती है। ये बेसिकली आपका एक तरीके से एग्जाम्पल है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की। अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड स्टोर डाटा ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट मेड इन द कार्ड। स्मार्ट कार्ड एक तरीके से ये एक एडवांस टाइप ऑफ कार्ड होता है, जिसमें मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी जो होती है ना, वो एम्बेडेड होती है। और इस आईसी में क्या होता है कि आपका डाटा वो स्टोर होता है, और ये डाटा इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड बेसिकली उसकी जो खासियत सिंपल सी है कि इसमें ज़्यादा एक तरीके से सिक्योरिटी होती है, और ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप की मदद से जो है ना डाटा को प्रोसेस कर सकता है। स्मार्ट कार्ड्स का ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है कि आप सिक्योर ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन और एक्सेस कंट्रोल के लिए एक तरीके से होता है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड में जो बेसिकली आपके पास ऑफिस या स्कूल में बेसिकली आप जो यूज़ कर रहे होते हैं वो वाला आईडी कार्ड, और अक्सर बेसिकली वो अक्सर एक स्मार्ट कार्ड होता है, ठीक है। इसमें मतलब आपकी एक तरीके से चिप होती है जो आपको बेसिकली एक्सेस देने या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, जिससे अगर आप मतलब ऑफिस के गेट पर स्वाइप करते हैं, ठीक है, तो आपका बेसिकली चिप जो है ना, चिप रीडर के जरिए जो है वो डाटा को सेंड करता है, और फिर गेट जो है वो ओपन हो जाता है। जैसे आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कार्ड्स होते हैं। अब वो कार्ड्स आप लोग शो करते हैं, तो होता ये है कि वो कार्ड शो करने के बाद आपके डाटा को एक्सेस करता है कि भाई ये है, ठीक है, और उसके बाद आपको जाने देता है। सही है। अब उसके बाद आपके पास जो है रेफाइड, बेसिकली क्या होता है? द रेफाइड इज ऑल अबाउट, ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये होता है, ठीक है। इसमें होता ये है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रेडियो वेव के जरिए जो है ना डाटा ट्रांसफर करने के तरीके से काम करती है, ठीक है। अब रेफाइड टैग्स बेसिकली क्या होता है कि ये दो मेन पार्ट से जो है ना बना होता है, एक एंटीना होता है और एक मेमोरी चिप होती है। मेमोरी चिप में बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो रेफाइड टैग बेसिकली ट्रांसमिट करता है, और एंटीना के जरिए ये इन्फॉर्मेशन रेडियो वेव के थ्रू क्या करता है? ट्रांसफर होती है, ठीक है। जैसे अगर आप एक शॉपिंग मॉल में जो है वो जाते हो, जहाँ हर आइटम के साथ जो है रेफाइड टैग जो है ना वो लगा होता है, आपने पता नहीं देखा हो या नहीं देखा हो, देखना कभी। सही है। तो जब बेसिकली आप आइटम्स को जो है ना चेकआउट के लिए जो है स्कैनर के पास लेकर जाते हैं ना, तो स्कैनर उन रैपिड टैग्स को क्या करता है? रीड कर लेता है, और आइटम्स की जो है ना इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक जो है वो भेज देता है। इसी में ही एक रैपिड रीडर्स होता है, रीड द रेडियो सिग्नल एंड ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस होती है रैपिड टैग से जो है इन्फॉर्मेशन को रीड करती है, और रेडियो वेव के जरिए रैपिड टैग का डाटा जो है ना वो कैप्चर करती है, और फिर उस डाटा को कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर डिवाइस तक जो है ट्रांसफर कर देती है। एक तरीके से ये काफ़ी मतलब कि समझ लो कि वर्सटाइल होता है, और डिफरेंट टाइप के टैक्स को रीड कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ कि अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हो, जहाँ पे आपका रेड टैक्स बुक्स पर जो है ना वो एक लगा हुआ है, तो जब आप बुक्स को बेसिकली चेकआउट करने के लिए रीडर्स के पास ले जाते हैं, तो रीडर्स बेसिकली रेफर टैग को स्कैन कर लेता है, और फिर उस बुक का जो है ना एक तरीके से डाटा लाइब्रेरी सिस्टम में क्या हो जाता है? वो ट्रांसफर हो जाता है, ये इस तरीके से। एनएफसी क्या होता है? तुम लोग ने मोबाइल्स में देखी होंगी एनएफसी। आई डोंट नो कि तुम लोग देखते हो मोबाइल्स को प्रॉपर्ली, पता होगा कि एनएफसीज क्या होती हैं। आज के टाइम पे एनएफसीज मोबाइल्स में आती हैं, कुछ मोबाइल्स में नहीं आती हैं। तो एनएफसी है क्या? कि एनएफसी इनेबल डिवाइस कंटेन्स एन एनएफसी चिप्स। एनएफसी बेसिकली होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी, ठीक है। एनएफसी एक ना वायरलेस समझ लो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइस को ना एक दूसरे के पास मतलब लाने पर जो है ना डाटा ट्रांसफर करने में मदद करती है, ठीक है। एनएफसी कंटेन अ चिप और एंटीना दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड मोर एनएफसी टैग्स आर सेल्फ। मतलब यहाँ पर ये है, एनएफसी इनेबल्ड डिवाइसेस में जो है ना एक एनएफसी चिप्स होती हैं जो बेसिकली स्मॉल रेंज, मतलब समझ लो कि 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स जो होगी, उस पर ना डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है। और एनएफसी का यूज़ मतलब आप इस बिहाफ पे कर सकते हो, जैसे मोबाइल पेमेंट करवानी हो आपको, ठीक है, टिकट्स करवानी हो या काउंटर की ट्रांजेक्शन, इन सब के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास जो है एक एनएफसी इनेबल जो है स्मार्टफोन है, तो अगर आप कोई भी शॉप में मतलब के जाते हो, आपने पेमेंट करना है, तो आप अपने फ़ोन को जो है ना पेमेंट बेसिक टर्मिनल के पास लाते हो, और वो बेसिकली एनएफसी चिप्स के जरिए जो है ना आपका पेमेंट प्रोसेस कर लेता है। और यही बेसिकली एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताया एनएफसी का। अब तुम लोग सोचोगे सर ये एनएफसी टैग्स क्या चीज़ होती है? देखो भाई, एनएफसी टैग सिंपल एक छोटा चिप, और वही बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि एक छोटी सी चिप होती है और एंटीना, ये कंबाइन ये होता है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और रेडियो वेव्स के जरिए जो ट्रांसमिट करता है। एनएफसी टैग्स मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल और पोर्टेबल होता है, और ये अक्सर जो है ना मतलब सेल्फ एडेसिव होते हैं ये, कि मतलब ये कहीं भी ना स्टिक किया जा सकता है। एनएफसी टैग्स को डोर लॉक या फिर प्रोमोशनल आइटम्स या समझ लो प्रोडक्ट के साथ जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके पास एक एनएफसी टैग लगा हुआ है, मतलब एनएफसी टैग लगा हुआ स्टिकर है कोई, जो किसी प्रोडक्ट की बॉक्स पर जो है वो लगा होता है, तो जब आप बेसिकली अपने एनएफसी इनेबल्ड फोन है ना, जो आपके पास फोन्स हैं जिसमें एनएफसीज हैं, उसको बेसिकली उस स्टिकर के पास लाते हो ना, तो बेसिकली फोन एनएफसी टैग से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है क्या कर लेती है? रीड कर लेती है। जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई, या फिर कोई प्रमोशनल ऑफर्स हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो मैंने जो है हमारा अलहमदिल्ला लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजीज थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता।
सही है। और ये सारी टेक्नोलॉजीज डेली लाइफ में जो है ना काफ़ी यूज़फुल हैं, और इनका यूज़ जो होता है वो एक तरीके से सिक्योरिटी और फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। आप अपने नीड्स के हिसाब से इन टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इनका बेसिकली जो है हेल्प भी ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आई होप कि आज लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। मुझे दुआओं में याद रखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।